नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकार अगले साल तय वक्त पर जीएसटी लागू करने को प्रतिबद्ध। बुनियादी चिंताओं को दूर करने पर कांग्रेस का समर्थन का वादा। विशेष सत्र बुला सकती है सरकार। सर्कल रेट के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने। उपराज्यपाल के इनकार के बावजूद आम आदमी पार्टी सरकार लागू करेगी सर्कल रेट। उपराज्यपाल ने फिर से अधिसूचना जारी करने को कहा। एनआईए प्रमुख ने की नावेद के लश्कर आतंकी होने की पुष्टि। पूछताछ के दौरान मिली कई अहम जानकारियां। लाए डिटेक्शन टेस्ट के लिए लाया गया दिल्ली। पेशावर स्कूल हमले के दोषियों को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने सुनाई सजा। 6 आतंकियों को सजाए मौत और 1 को उम्र कैद। दिसंबर में आर्मी स्कूल पर हमले में 121 छात्रों की हुई थी मौत। भारत ने स्पेन से 2-1 से जीती हॉकी सीरीज। आखिरी मैच में 4-2 से दी मात। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना, संधू और ज्वाला पोनाप्पा के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार अगले साल अप्रैल से वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि अगर सरकार जीएसटी विधेयक में कांग्रेस की बुनियादी चिंताओं को दूर करती है तो पार्टी इसका समर्थन करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वस्तु और सेवा कर विधेयक के पारित होने में देरी के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। विधेयक पारित कराने के लिए भविष्य की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अभी इसका खुलासा नहीं करेगी, लेकिन तय तारीख पर जीएसटी लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प है। हम डिटरमिन्ड हैं कि पूरा प्रयास करें कि ये 1 अप्रैल तक हो। और दूसरा, मैंने अभी प्रश्न के उत्तर में कहा कि सीसीपीए में आज क्या हुआ। उधर कांग्रेस ने कहा है कि अगर सरकार वस्तु और सेवा कर विधेयक में कांग्रेस की बुनियादी चिंताओं को दूर करती है तो पार्टी इसका समर्थन करेगी। Let the government respond to our demand for a discussion and arriving at a consensus on some fundamental objections that we have raised. We want GST, but we want a good GST, as good a GST as possible. Certainly not this GST riddled with problems and issues. जीएसटी से जुड़े बिल को पारित कराने के लिए सरकार के पास शीतकालीन सत्र से पहले संसद की विशेष बैठक बुलाने का विकल्प है, लेकिन ये तब तक बेमानी रहेगा जब तक कांग्रेस इस विधेयक पर चर्चा और वोट करने के लिए सहमत नहीं हो जाती। श्याम सुंदर और विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मॉनसून सत्र में जीएसटी और आर्थिक सुधारों से जुड़े बिल पास न हो पाने से बीजेपी परेशान है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल कहा कि कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत इन बिलों को रोका है। इस बीच कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ललित मोदी विवाद पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से माफी की मांग की है। मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने गुरुवार को विजय चौक से संसद भवन परिसर तक मार्च निकाला। ये मार्च कांग्रेस सहित विरोधी दलों की संसद में अवरोध की रणनीति के खिलाफ था, जिसके चलते सरकार की जीएसटी सहित कई विधेयकों को पारित कराने की मंशा पूरी नहीं हो पाई। सरकार ने हालांकि अभी संसद के विशेष सत्र बुलाने की संभावना से इनकार नहीं किया है। Well, as I said, I am not giving you in so many words what's going on in our minds, but I've just answered the first question that the CCPA has decided not to prorogue the session as yet. So we will make our own assessments. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर उसके आर्थिक सुधारों से जुड़े विधेयकों को पास नहीं होने दिया। एक भावना देश में है कि कांग्रेस पार्टी का सही इरादा ये था कि देश आर्थिक दृष्टि से प्रगति न करे, और जो उसके लिए कदम उठाने हैं संसद उनको टेकअप न कर पाए। आंकड़े उनके खिलाफ हैं, तर्क उनके खिलाफ हैं, इसलिए केवल लंग पावर का प्रयोग करके उनको रोका जाए। लेकिन मॉनसून सत्र के धुलने के बावजूद कांग्रेस के आरोप थमे नहीं हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ललित मोदी विवाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर गलत बयानी का आरोप लगाया और उनसे माफी की मांग की है। We will continue to ask them, we will continue to raise them among the people, and we will continue to demand answers. We take strong exception. We demand an unqualified apology from Ms. Swaraj.
इस पूरे सत्र के दौरान कांग्रेस ने ललित मोदी विवाद पर सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग जारी रखी। गुरुवार को इस मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सुषमा स्वराज ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा था और कांग्रेस की पूर्व सरकारों के कई फैसलों की चर्चा की थी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले संसद की मानसून सत्र की कार्यवाही कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र के दौरान कई मुद्दों पर विपक्ष के भारी अवरोध के चलते सबसे ज्यादा राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। 17 बैठकों में सिर्फ 9 घंटे ही कार्रवाई चल पाई। मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही का आखिरी दिन था। अवरोध के चलते आखिरी दिन भी सिर्फ औपचारिक कामकाज ही हो सका। इस दौरान अगले सत्र से पहले रिटायर होने वाले राज्यसभा सांसदों अशोक के गांगुली और एच.के. दुआ ने विदाई भाषण भी दिया। इन दोनों का कार्यकाल 17 नवंबर को खत्म हो रहा है, जबकि तीसरे सांसद पी कन्नन 8 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। एच.के. दुआ ने कार्यवाही में अवरोध को दुखद बताया है। In the House, what is missing is tolerance. The listening capacity of members from the other side, from opposition doesn't want to listen to the government doesn't want to listen to the opposition. The tolerance level is definitely low. Your decision to give me this opportunity to bid farewell is indeed an unique honor and a high watermark of my 6-year term in this August House. सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बतौर सांसद उनके कार्यकाल की तारीफ भी की। I wish them good health, happiness and success in every sphere of life. लेकिन 21 जुलाई से 13 अगस्त के बीच 17 बैठकों में कार्यवाही में लगातार अवरोध देखा गया। सिर्फ 9 घंटे तक ही सदन की कार्यवाही चल सकी, जिसमें औपचारिक कामकाज ही निपटाया जा सका। व्यापम घोटाले, ललित मोदी विवाद, नागा समझौता जैसे मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के चलते 82 घंटे बेकार चले गए। अवरोध के चलते इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं चला और जीएसटी सहित कई अन्य विधेयकों को पारित कराने की कोशिश भी नाकाम रही। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और मानसून सत्र खत्म होने के साथ ही लोकसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इस पूरे सत्र के दौरान जारी रहे अवरोध पर दुख जाहिर किया। कल कार्यवाही के आखिरी दिन भी कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अपनी मांगों को लेकर सदन से वॉकआउट किया। कार्यवाही में बाधा के बीच लोकसभा ने 6 विधेयक पारित किए। गुरुवार को संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही का आखिरी दिन था। मानसून सत्र में विपक्ष के अवरोध के चलते ज्यादातर कामकाज अधूरे ही रहे। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अवरोध के लिए विपक्ष के रवैये पर दुख जताया। In the current session, however, I am pained to say that we lost more than 34 hours due to interruptions, although we also sat late to transact business. लेकिन कार्यवाही के आखिरी दिन भी विपक्ष का विरोध बरकरार रहा। ललित मोदी विवाद, व्यापम घोटाले सहित कई और मुद्दों पर अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस, लेफ्ट, समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे दलों ने सदन से वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वो विपक्ष की गैर मौजूदगी में विधेयकों पर चर्चा कराने के पक्ष में नहीं हैं। Unfortunately, our friends from the main opposition party have chosen to go out of the house on some pretext or other. So I don't want to pursue it today because the last day I wanted to end with a smooth and happy note. So I request the Speaker that we will be taking up this legislative business in the next session of the Parliament. 21 जुलाई से 13 अगस्त के बीच लोकसभा की 17 बैठकें हुई और 47 घंटे का काम हुआ। लेकिन ललित मोदी विवाद और व्यापम घोटाले पर मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर अवरोध की वजह से 34 घंटे की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा में 10 विधेयक पेश किए गए और 6 पारित हुए। लोकसभा ने इस दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय संशोधन विधेयक जैसे अहम बिल को भी मंजूरी दी। लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव और नियम 193 के तहत सतत विकास लक्ष्य को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि कार्यवाही में बाधा के लिए कांग्रेस के 25 सांसदों को 5 दिनों तक निलंबित भी किया गया। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर की गई टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने की मांग की है। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को चिट्ठी लिखी है। इसमें बुधवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पर बहस के दौरान सुषमा स्वराज के बयान का वो हिस्सा हटाने की मांग की गई है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में टिप्पणी की गई है।
करीब 4 हफ्ते के मॉनसून सत्र में ललित मोदी विवाद और व्यापम घोटाला का मामला छाया रहा और दोनों सदनों में कार्यवाही लगातार बाधित रहने से खास कामकाज नहीं हो सका। अब सरकार और विपक्ष गतिरोध के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुटे हैं। इसी के मद्देनजर एनडीए ने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को कांग्रेस और वाम दलों के कुल 53 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर अभियान चलाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों को पूरे देश में जाकर संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही में गतिरोध डालने के कांग्रेस के रवैये का खुलासा करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों की बैठक को कल संबोधित करते हुए ये बात कही। बैठक के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने ये जानकारी दी। हम लोगों तक जाएंगे, छोटे छोटे टोलियों में जाएंगे, हमारे सांसद जाएंगे, हमारे मंत्री जाएंगे और गांव-गांव के कोने-कोने में जाके बताएंगे कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या, किस तरह से देश के विकास के गति को रोकने का प्रयास, किस प्रकार से देश में जो लोकतंत्र के माध्यम से गरीबों का विकास होना है, कांग्रेस पार्टी आज बेचैन अवस्था में उसे रोक रही है। एनडीए सांसद इस अभियान के दौरान खासतौर से कांग्रेस और वाम दलों के सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में जाएंगे। वो संसद की कार्यवाही में रुकावट डालने के कांग्रेस के रवैये के बारे में लोगों को बताएंगे। 44 और 9 44 कांग्रेस कंस्टिट्यूएंसीज और 9 जहां से लेफ्ट के लोग जीते हैं। 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक विशेष रूप से हमारे एक-एक केंद्रीय मंत्री, 4-4 सांसद जाकर खूब बड़ी मात्रा में जनसभाएं करेंगे। एनडीए संसदीय दल ने संसद की कार्यवाही में कांग्रेस की रुकावट डालने के विरोध में प्रस्ताव भी पारित किया। श्याम सुंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और राज्यसभा टीवी से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि एनडीए डेमोक्रेसी बचाओ मार्च के जरिए देश को कांग्रेस का असली चेहरा दिखाना चाहती है। राजीव प्रताप रूडी जी, पहली बार देखने में आ रहा है कि सत्ता पक्ष डेमोक्रेसी बचाओ मार्च कर रहा है। देखिए, हमारी ताकत तो संसद में इतनी है कि 282 की ताकत है, हम कभी भी चाहें कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने पूरा सत्र बर्दाश्त किया, पूरे सत्र को जाते हुए देखा, पूरे सत्र का नुकसान करते हुए कांग्रेसी को देखा। मंडल का काम है कि देश के बड़े विकास की योजनाओं को पूरा करें। उन लोगों ने इस रोक लगा करके देश के गरीबों का एक बड़ी योजना और देश के विकास की एक बड़ी क्रब को रोका है। देश को बताना ये ज़रूरी है कि आखिर ये कांग्रेस के मित्र क्या चाहते हैं। हमने ये संवाद इसके माध्यम से दिया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा है कि सदन को बाधित करने में माहिर बीजेपी दूसरों को नसीहत देने में लगी है। सदन को बाधित करने के सारे रिकॉर्ड बनाए, वो पार्टी आज इस प्रकार की बात करे तो समझ में नहीं आता। ये जो रास्ता 10 साल से जिस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही थी और पिछले 1 साल से हम नहीं चल रहे थे, क्या एक सदन में जब हम उस रास्ते पे आए तो भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की सारी मर्यादाएं याद आई? इस बात पे जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री पर चुप्पी के आरोपों के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अब ललित मोदी को देश वापस लाने की चुनौती दी है, जबकि बीजेपी के आला नेताओं ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को बचकाना करार दिया है। लोकसभा में ललित मोदी विवाद पर बहस के बावजूद कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को भी कांग्रेस ने लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया और कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में धरना दिया। शुरू करो, मंत्री को बर्खास्त करो। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से ललित मोदी को वापस लाने की मांग की। मैं उनसे चुनाव लड़ा, मुझे लगता था ठीक है हम चुनाव हार गए, मगर आदमी में दम है, मुझे ये लगता था। मुझे आज लग रहा है कि आदमी में दम नहीं है। वहां के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ललित मोदी को पकड़ के यहां लाओ और क्रिकेट की सफाई करो। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उनकी समझ पर सवाल उठाया है। कई बार अपेक्षा होती है कि जब आप वरिष्ठ बनते हैं तो बयान भी फिर मैच्योर हो जाने चाहिए। In this case, from what I heard yesterday and what you are telling me now, the more he grows, the more he immatures. कांग्रेस ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे पर ललित मोदी की मदद का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। इसके चलते संसद का पूरा मॉनसून सत्र गतिरोध की भेंट चढ़ गया और जीएसटी समेत कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक पास नहीं हो पाए। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एफटीआई विवाद पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से दखल की अपील की है। राष्ट्रपति से कल मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में राजनीति कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर देश के महत्वपूर्ण संस्थानों पर आरएसएस के लोगों की नियुक्ति का आरोप लगाया है। राहुल गांधी इससे पहले पुणे में एफटीआई के छात्रों से मुलाकात कर चुके हैं। एफटीआई के छात्रों का एक समूह अभिनेता और बीजेपी सदस्य गजेंद्र चौहान को अध्यक्ष बनाने का 2 महीने से विरोध कर रहा है। This creativity is being crushed by the desire of the RSS to control the education system in this country. They have already destroyed the education system in Madhya Pradesh with the Vyapam scam. We are not going to allow them to destroy these institutions. कृषि भूमि पर सर्कल दरें बढ़ाने से जुड़ी अधिसूचना को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग एक बार फिर आमने सामने हैं। दिल्ली सरकार ने सर्कल दरें बढ़ाने से जुड़ी अधिसूचना पर रोक लगाने के उपराज्यपाल के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो राष्ट्रीय राजधानी में कृषि भूमि के नए सर्कल दरों पर 4 अगस्त की दिल्ली सरकार की अधिसूचना को लागू करें। सरकार के फैसले के कुछ ही घंटे बाद उपराज्यपाल ने बयान जारी करके कहा कि अधिसूचना जारी करने में कानून का पालन नहीं हुआ है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की फाइल लौटा दी और इस बाबत फिर से अधिसूचना जारी करने को कहा। उपराज्यपाल ने 10 अगस्त को कृषि भूमि के लिए सर्कल दरों को बढ़ाने से जुड़ी दिल्ली सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। उपराज्यपाल ने कहा था कि उनका कार्यालय संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के मुताबिक अधिसूचना का परीक्षण कर रहा है। सीबीआई ने व्यापम घोटाले मामले में 6 नई एफआईआर दर्ज की है। पहला मामला साल 2009 में प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ा है, जिसमें 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जबकि दूसरे मामले में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 में अनियमितता को लेकर 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साल 2012 में ली गई परीक्षा के संबंध में तीसरा मामला एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया है। चौथा और 5वां मामला साल 2013 की परीक्षा में 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया, जबकि छठे मामले में पीएमटी परीक्षा 2008 में गड़बड़ी के लिए 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कल सीबीआई प्रमुख अनिल कुमार सिन्हा से मुलाकात की। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एसटीएफ और इंदौर पुलिस पर सबूतों और दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायत की है। साथ ही उन्होंने सीबीआई प्रमुख को व्यापम से जुड़े दस्तावेज भी सौंपे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आगे देखेंगे गोल्ड टेस्ट में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत। तरकश में आज हमारे खास मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी। किस तरह की अब तक की तैयारियां आपकी हैं? डेवलपमेंट ही हम लोगों का एजेंडा है। बिहार की कड़वी सच्चाई है कि जात वहाँ राजनीति पर हावी रही है, लेकिन कहीं अपने कमिटमेंट को हम कमज़ोर होते हुए कभी नहीं देख सकते। विकास का नाम सुनकर लालू यादव जी उसी तरह से भड़कते हैं जिस तरह से लाल कपड़ा देखकर सांड भड़कता है। आज उनके साथ मिलकर बिहार का विकास क्या करेंगे नीतीश जी? देखिए तरकश शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। वन रैंक वन पेंशन मामले पर सेना के रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की है। इन अधिकारियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वन रैंक वन पेंशन की मांग खारिज किया जाना पूर्व सैनिकों के धैर्य को तोड़ने वाला आखिरी कदम होगा। पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग काफी पुरानी है, जिसमें सैन्य बलों से समान रैंक पर रिटायर्ड होने वाले अधिकारियों और जवानों के लिए एक समान पेंशन का प्रस्ताव है। उधमपुर में आतंकी हमले के दौरान गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी नावेद याकूब के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी होने के सबूत मिले हैं। एनआईए चीफ शरद कुमार के मुताबिक नावेद ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से हथियारों की ट्रेनिंग ली।
एनआईए का दावा है कि लश्कर ने नावेद को आतंकवादी संगठन के विस्तार के लिए युवकों की भर्ती की भी ट्रेनिंग दी थी। एनआईए चीफ की मौजूदगी में नावेद से हुई पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां भी मिली हैं। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसने कश्मीर में घुसपैठ करने से पहले इस साल मार्च में 25 लोगों के साथ पाकिस्तान में 6 हफ्ते का एक रिफ्रेशर कोर्स किया था। उधर नावेद को कल कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली लाया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार नावेद अभी भी कुछ चीजें छिपा रहा है, इसलिए उसे लाया डिटेक्शन टेस्ट और कुछ साइंटिफिक परीक्षण से गुजरना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मुलाकात पर अब मुहर लग गई है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज ने बताया कि वो आगामी 23 अगस्त को भारत जाएंगे। दरअसल पिछले महीने रूस में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई मुलाकात में एनएसए स्तर की बातचीत पर सहमति बनाई गई थी, जिसके बाद भारत की तरफ से मुलाकात के लिए प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन विदेश मंत्रालय को पाकिस्तान की तरफ से अभी इसकी औपचारिक सूचना नहीं दी गई है। ये पहली दफा होगा कि दोनों देशों के बीच एनएसए स्तर की बातचीत अंजाम तक पहुंचेगी। हाल ही में हुए गुरदासपुर और उधमपुर आतंकी हमलों के मद्देनजर इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। India's request, the two prime ministers met in Ufa, Russia, on the 10th of July, and they agreed that the two national security advisors will meet in Delhi, and so I'll be going there later this month, on 23rd of August. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन 16 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री का जोर ऊर्जा और व्यापार को बढ़ाने पर होगा। भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है, जबकि यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री तमाम द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी का जोर यूएई से भारत में निवेश लाने पर भी होगा। प्रधानमंत्री अबू धाबी की सुप्रसिद्ध शाही शेख जायद मस्जिद भी जाएंगे। ये मस्जिद विश्व की 10 सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। नरेंद्र मोदी पिछले 34 साल में इंदिरा गांधी के बाद यूएई की यात्रा पर जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इंदिरा गांधी 1981 में यूएई के दौरे पर गई थी। यूएई के क्राउन प्रिंस के न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएई की एक ऑफिशियल यात्रा कर रहे हैं 16 और 17 अगस्त को। ये 34 साल के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है यूएई के लिए, और ये यात्रा कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी हटने के बाद पहली बार भारत और ईरान के बीच आपसी मसलों पर बातचीत की शुरुआत हो रही है। इसके लिए भारत दौरे पर आए ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलेंगे। भारतीय नेताओं को हाल में ईरान और अमेरिका के बीच हुए परमाणु समझौते के बारे में बताने के अलावा आपसी रिश्तों को और आगे बढ़ाने के तरीकों पर बात करेंगे। इसके अलावा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ अलग से मुलाकात होगी। वो चाबहार बंदरगाह के निर्माण में हो रही प्रगति पर चर्चा करेंगे, जो भारत को ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अन्य देशों के साथ जोड़ेगा। अपने ऊपर लगे प्रतिबंध के पहले ईरान भारत में तेल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था। प्रतिबंध की वजह से उसमें कमी आई थी, अब उसे फिर से पटरी पर लाने की बात होगी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। इराक की राजधानी बगदाद में कल सुबह हुए भीषण बम धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 76 के पार हो गया है, जबकि 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। आतंकी संगठन आईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इराक की राजधानी बगदाद के शिया बहुल भीड़ भाड़ वाली सदर सिटी के जमीला बाजार में कल सुबह एक ट्रक में विस्फोट हुआ। विस्फोट से बाजार को भी बहुत नुकसान हुआ है। दमकल कर्मी घटना के काफी देर बाद तक आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। गुरुवार को यहाँ खास बाजार लगने की वजह से बहुत भीड़ होती है। इससे पहले मंगलवार को पूर्वी इराक के दियाला प्रांत में 2 बम विस्फोटों में 58 लोग मारे गए थे। वहीं पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने पेशावर स्कूल हमले के मामले में 6 आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई है, जबकि एक आतंकी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस हमले में 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता के मुताबिक आतंकवाद को लेकर 8 आतंकियों को दोषी ठहराया गया है, जिसमें 7 लोग पिछले साल दिसंबर में पेशावर हमले में शामिल थे। जिन 7 आतंकवादियों को सजा सुनाई गई है, उनमें से 6 तौहीद अवल जिहाद ग्रुप के मेंबर हैं, जबकि एक आतंकी तहरीके तालिबान का मेंबर है। 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए आतंकवादी हमले में 121 बच्चे सहित 151 लोग मारे गए थे, और इस हमले के बाद
पाकिस्तान सरकार ने मौत की सजा पर लगाई रोक हटा ली थी। तो अहम फैसला पाकिस्तान की सैन्य अदालत की तरफ से। पेशावर स्कूल हमले के मामले में 6 आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई गई है। कुल 151 लोग पेशावर स्कूल हमले में मारे गए थे। देश में कल 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस सिलसिले में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस मौके पर राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हर तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन 26/11 हमले की तर्ज पर आतंकी हमले की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बीजेपी कार्यालयों को खास तौर पर सतर्कता बरतने को कहा है। गृह मंत्रालय ने भी आगाह किया है कि पैराग्लाइडर की मदद से आतंकी वीआईपी को निशाना बना सकते हैं। Like all kinds of arrangements will be in place, and in all communication setup will be in place. Everybody will be on wireless network, and not only this area like railway and metro, they will all stations they will be on high alert also. सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में 40,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 12,000 से ज्यादा जवान भी राजधानी पर नजर रखेंगे। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय सहित सभी मंत्रालयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजधानी में सभी आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। सीमा पार से घुसपैठ की आशंका के चलते जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। शहर में सभी एंट्री पॉइंट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 15 अगस्त के लिए, और क्योंकि ये तो हमारा रिस्पांसिबिलिटी है सिविल मैडम की, पुलिस की, कि हम लोगों की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करें। देश के बाकी राज्यों में भी स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खेल की दुनिया की। गोल्ड टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत हो गई है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका की दूसरी पारी में 5 रन के स्कोर पर ही 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 375 रन बनाए। इस तरह भारत को पहली पारी में 192 रनों की बढ़त मिल गई। पहले दिन नॉट आउट रहे शिखर धवन और कप्तान विराट कोहली ने शतक जमाया। कोहली ने 103 रनों की पारी में 11 चौके लगाए, वहीं धवन ने 134 रनों की पारी में 13 चौके लगाए। इसके अलावा रिद्धिमान साहा ने भी 60 रनों का योगदान दिया। कल पहले दिन श्रीलंका की पहली पारी सिर्फ 183 रनों पर सिमट गई थी। पहली पारी में ऑफ स्पिनर अश्विन ने 6 विकेट लिए थे। आज भी भारत को पहली सफलता अश्विन ने ही दिलाई। अश्विन ने सलामी बल्लेबाज एफ करुणारत्ने को 0 पर बोल्ड कर दिया। इसके बाद अमित मिश्रा ने दूसरी सलामी बल्लेबाज जेके सिल्वा को भी खाता खोलने का मौका नहीं दिया। वहीं भारतीय हॉकी टीम ने अपने यूरोप दौरे का शानदार समापन करते हुए स्पेन को आखिरी मैच में 4-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। स्पेन के सेंट क्वाड डेल वॉलेस में खेले गए मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। तीसरे टेस्ट में भारत के फॉरवर्ड रमनदीप सिंह ने 2 गोल किए। रुपिंदर पाल सिंह और आकाशदीप सिंह ने 1-1 गोल किया। भारतीय टीम शुरू से ही आक्रामक रही और लगातार तेज पलटवार करते हुए स्पेन पर जीत दर्ज की। वहीं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में गुरुवार का दिन बेहद खास रहा। भारत की स्टार शटलर साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। वहीं ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की युगल जोड़ी ने टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। साइना ने महिला एकल के तीसरे दौर में जापान की सायका ताकाहाशी को लगातार सेटों में 21-18, 21-14 से मात दी। पीवी सिंधु ने चीनी खिलाड़ी ली जुइरुई के खिलाफ जीत हासिल की। साइना, सिंधु और ज्वाला पोनप्पा के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सरकार अगले साल तय वक्त पर जीएसटी लागू करने को प्रतिबद्ध। बुनियादी चिंताओं को दूर करने पर कांग्रेस का समर्थन का वादा। विशेष सत्र बुला सकती है सरकार। सर्कल रेट के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने। उपराज्यपाल के इनकार के बावजूद आम आदमी पार्टी सरकार लागू करेगी सर्कल रेट।
उपराज्यपाल ने फिर से अधिसूचना जारी करने को कहा। एनआईए प्रमुख ने की नावेद के लश्कर आतंकी होने की पुष्टि। पूछताछ के दौरान मिली कई अहम जानकारियां। लाई डिटेक्शन टेस्ट के लिए लाया गया दिल्ली। पेशावर स्कूल हमले के दोषियों को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने सुनाई सजा। 6 आतंकियों को सजाए मौत और 1 को उम्र कैद। दिसंबर में आर्मी स्कूल पर हमले में 121 छात्रों की हुई थी मौत। भारत ने स्पेन से 2-1 से जीती हॉकी सीरीज। आखिरी मैच में 4-2 से दी मात। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना संधू और ज्वाला पोनप्पा के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज।